नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज। इसका 10th टेस्ट था आज। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन स्टार्ट किया जाए। और सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट अकर्स मेनली बाई। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में पूछा गया है किसके द्वारा होगा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। तो सीलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में हम लोगों को पता है कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वाटर फ्लो बना रहेगा। स्पॉन्जोसील में आएगा। और यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं जो इसे मेंटेन रखती हैं, फूड कैप्चर करने का भी काम करेंगी और इसी में अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करती हैं। तो ये स्पॉन्जेस के लिए हो गया। सीलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सीलेंट्रेट्स में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये डाइजेशन का भी काम करेगी प्लस ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। ये जो है यहाँ पर जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। यहाँ डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन प्लस, तो वाटर सर्कुलेशन थ्रू बॉडी कैविटीज। करेक्ट आंसर। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर एब्सेंट है, लिम्फ सर्कुलेशन एब्सेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये नहीं, वाटर सर्कुलेशन थ्रू बॉडी कैविटीज। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था इसका 193, एनसीईआरटी 1। In higher organisms, including humans, which is the most commonly used body fluid for transport of materials? तो higher organism में ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हैं और प्लाज्मा भी है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसे आरबीसी हो गया, तो आरबीसी यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। प्लाज्मा इसका फ्लूइड पार्ट है, प्लाज्मा इसमें 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। प्लाज्मा में जो 55% है इसमें 92% वाटर और 6 to 8% प्रोटीन्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ये ब्लड। लिम्फ भी इसमें हेल्प करेगा, प्लाज्मा भी, बट ब्लड इज द मेन। तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 193 यहाँ पर दिया हुआ है। Blood is the most commonly used body fluid for by most of the higher organisms. Next यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। Consider the following statement about plasma. Fibrinogen is required for clotting of blood. सही है। फाइब्रिनोजन जो होता है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ये ट्रैप होंगे और ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सही है। ग्लोबुलिन्स प्ले ए मेजर रोल इन बॉडी डिफेंस, ये सही है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए हो गई। ग्लोबुलिन्स ये गामा ग्लोबुलिन्स हैं और ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। ये गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं ये डिफेंस में हेल्प करेंगी। एल्बुमिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस जैसे को वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो इसी की वजह से। अगर एल्बुमिन कम होगा तो वाटर कैपिलरी से लीक करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये भी सही दिया हुआ है। सीरम इज प्लाज्मा विद क्लॉटिंग फैक्टर। तो सीरम जो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। जो फ्लूइड बचेगा उसको बोला जाएगा सीरम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। आंसर इज फोर्थ, थर्ड का।
पेज नंबर है इसका NCERT 1 पेज नंबर 193. Now we move to next question. Question number 4. Choose the correct option according to given figure. तो यहाँ पर A और B दो फिगर्स दिए हुए हैं. A यहाँ पर है ये वेन, ये यहाँ पर वेन, और B यहाँ पर आर्टरी. तो आर्टरी विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. डार्सल एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा और उसके बाद फिर ये आर्टरीरियल ब्रांचेस होंगी यहाँ से, तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट. वेन्स जो होंगी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और ये टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाएगा. तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वॉल कैसी होगी, थिकर होगी. और इसमें भी ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये थिक है. यहाँ पर 3 लेयर्स हैं. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर वाली है वेसल्स में, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो. ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट, इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया. बीच वाली लेयर है, इसको बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया. ये मस्कुलर लेयर है. ये आर्टरी में थिकर होगी क्योंकि वॉल को थिक होना है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर को इसको टॉलरेट करना है. इसके बाद है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा भी बोलते हैं, और ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी. तो यहाँ पर ए वेन हो गई, ट्यूनिका मीडिया थिक गलत है, बी आर्टरी सही है, ट्यूनिका मीडिया थिक एज कंपेयर टू वेन. करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड. और वेन जो होती हैं विद वॉल्स हैं, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो होगा, स्लगिश होगा, और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होगा वो फास्ट होगा. तो यहाँ पर वॉल्स की ज़रूरत नहीं है. तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. और ये यहाँ पर इसका डायग्राम, पेज नंबर है ये 202. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू. तो प्लाज्मा जो है ये इसका ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है और इसमें 55% ये प्लाज्मा होता है. और ये स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है. विस्कस मतलब चिपचिपा, और विस्कोसिटी किस वजह से, यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से. विस्कोसिटी बढ़ेगी किसकी वजह से, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उस केस में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. टेम्परेचर अगर कम हो उस कंडीशन में भी विस्कोसिटी विल इंक्रीज. तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स ओनली. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स की वजह से. पेज नंबर है ये 194. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ द रेड बोन मैरो ऑफ एन एडल्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग विच इमीडिएट इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इन द ब्लड. तो यहाँ पर ये लॉन्ग बोन, ये बीच वाला पोर्शन ये डायफाइसिस, यहाँ पर ये जो बोन मैरो है ये येलो बोन मैरो, और यहाँ पर जो होता है ये रेड बोन मैरो. तो रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इसी को बोलते हैं हीमोपोइसिस. और आरबीसी का होगा तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एरिथ्रोपोइसिस. तो डिक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, इंक्रीज इन ग्लोबुलिन्स, इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम. तो चूंकि रेड बोन मैरो में अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, एडल्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग, तो यहाँ पर या तो ब्लड सेल्स या फिर स्पेशली एरिथ्रोसाइट्स. तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स ये करेक्ट आंसर होगा. 6 का करेक्ट आंसर है सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टी रिप्रेजेंट्स, तो पी यहाँ पर ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी जो है ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये इसी को बोलेंगे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसी के बाद एट्रियल सिस्टोल शुरू होता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एंड ऑफ डायस्टोल। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स टी वेव के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 7th का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर था इसका 201। RBCs in mammals are biconcave and lack nuclei. What is the functional advantage of this adaptation? तो RBC यहाँ पे बाइकॉन्केव है, डिस्क शेप है एंड विदाउट न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएशन हो जाता है मैच्योरिटी पर। रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज ई न्यूक्लिएशन, और इससे क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। आरबीसीज के थ्रू कितना, तो 97% हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ही जाता है ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में। प्लाज्मा इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट। तो RBCs in mammals are fast defense against pathogens, increased flexibility and higher surface area for gas exchange. तो करेक्ट आंसर होगा 8th का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर इसका 194। इफ ए पर्सन शोज एबनॉर्मली हाई स्नोफिल काउंट, अगर स्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो इसको बोला जाता है स्नोफीलिया, और स्नोफीलिया का कॉज है एलर्जिक कंडीशंस या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में कौन से, तो ये जो हेलमिन्थ्स के द्वारा होते हैं, राउंड वर्म्स, जैसे एस्केरियासिस, उस कंडीशन में हुकवर्म इन्फेक्शन है। तो ओनली वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विटामिन डिफिशियंसी, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये मेनली बढ़ता है एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में। नॉर्मल स्नोफिल काउंट जो होता है, स्नोफिल का नॉर्मल काउंट ये है 2 to 3%। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर स्नोफिल्स आर 2 to 3% resist infections. Now question number 10. A patient is unable to mount an effective immune response despite having normal number of WBCs. Which cell type is most likely defective? तो यहाँ पर effective immune response की बात हो रही है। effective immune response ये मिलेगा हमें acquired से, और एक्वायर्ड में मेनली कौन सी हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमारा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स से ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज मीडिएटेड, और टी लिम्फोसाइट्स ये से हमें मिलेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ओवरऑल इम्यूनिटी विल बी अफेक्टेड
विद इफ लिम्फोसाइट्स आर इफेक्टिव। अगर लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होंगी तो यहाँ पर ओवरऑल इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स पूछा गया। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये इफेक्टिव पूरा कंप्लीट यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स अफेक्टेड नहीं होगा। फैगोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस, तो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है ये। बेसोफिल्स, ये भी यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। 10th is 4. Now we move to next question. Question number 11. Basophils release histamine, serotonin and heparin. तो हिस्टामिन जो है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी और वैसोडाइलेटर भी है, प्रो इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इसीलिए एलर्जिक कंडीशंस में एंटी हिस्टामिन दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, एंटी हिस्टामिन्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और इसके बाद हेपेरिन दिया हो, हेपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, एंटीकोगुलेंट। तो विच कंडीशन वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड इफ बेसोफिल्स आर एब्सेंट। तो बेसोफिल्स की वजह से क्या है, इम्पेयर्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन है, आरबीसी मेनली, फैगोसिटिक एक्टिविटी के लिए न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, और अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो मैक्रोफेजेस, वीक एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये लिम्फोसाइट्स की वजह से होगा। तो 11th का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. A patient with abnormally low platelet count will most likely suffer from। तो लो प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट काउंट कम है यहाँ पर तो इसको बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइट्स का जो नॉर्मल काउंट है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो count will most likely suffer from increased immunity, excessive bleeding due to clotting, reduced oxygen transport and allergic reaction। तो यहाँ पर excessive bleeding due to clotting disorder, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं प्लेटलेट फैक्टर को रिलीज करने के लिए, और ये इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, और थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, टू फाइब्रिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12th का सेकंड। पेज नंबर है ये 195। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम 2। एरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये 20 से 25%। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में आरबीसी इन्वॉल्व है। न्यूट्रोफिल्स, ये फैगोसाइटोसिस करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट्स, बी फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टी फॉर सेल मीडिएटेड, और इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगे ह्यूमोरल में, ह्यूमोरल थ्रू एंटीबॉडीज, और ये वाला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग,
ये भी डिस्कस किया है। तो ए का हो गया सेकंड, बी का यहाँ पर थर्ड, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, 13th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर है ये 194 195। मैच द WBC टाइप्स इन कॉलम 1 विद देयर मेजर फंक्शंस इन कॉलम 2। तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन और इन्हीं के इक्विवेलेंट जो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है जो अस्थमा से रिलेटेड है वो है मास्ट सेल्स, अस्थमा से रिलेटेड है, ये भी यही केमिकल्स रिलीज करती हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। Eosinophils are involved in allergic reactions, parasitic infections, lymphocytes या humoral immunity। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 14th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है ये 94 95। मैच द ब्लड कंपोनेंट इन कॉलम 1 विद इट्स नॉर्मल काउंट और परसेंटेज इन कॉलम 2। ब्लड कंपोनेंट तो आरबीसी कितना है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम एम। डब्ल्यूबीसी ये कितना है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक एम एम। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एम एम। तो ए का हो गया थर्ड, बी का सेकंड एंड सी इज फर्स्ट, 15th इज 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 194 95। 16th, neutrophils are the most abundant RBCs while basophils are the least। तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है बट अमंग डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद लिम्फोसाइट्स, फिर इसके बाद मोनोसाइट्स, फिर स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हैं 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट्स हैं 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। मोनोसाइट्स हैं 6 to 8%। स्नोफिल्स हैं 2 से 3%। बेसोफिल्स हैं 0.5 से 1%। तो गलत हो गया ये, अबेंडेंट आरबीसी दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये क्या है, ये फैगोसिटिक सेल्स हैं दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, सही है, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, आंसर होगा 16th का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर है ये 195। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स बिकॉज। तो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बस का मतलब हो गया क्लॉट फॉर्मेशन और साइट का मतलब होता है सेल, एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो साइट, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दे हेल्प इन कोagulation ऑफ ब्लड, दे एक्ट एज फैगोसिटिक सेल्स, दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो प्लेटलेट्स को क्यों, क्योंकि ये कोagulation में हेल्प करती हैं ब्लड की, प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज करेंगी। और ये प्लेटलेट फैक्टर्स अभी हम लोगों ने देखा था, ये थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन और यहाँ पर थ्रोम्बिन जो होगा ये फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो 17th का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर था ये 195। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है ये, दीज सिक्रीशंस आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और इसी के इक्विवेलेंट है मास्ट सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में है, ये भी यही केमिकल्स रिलीज करती हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true, 18th is first। Now question number 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ब्लड ग्रुप ओ, तो ए बी एंड ओ ये किसके बेसिस पर है? दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आई ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, और यहाँ पर ए और बी एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन नील होगा। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो यहाँ पर ए में एंटी बी होगा, यहाँ पर एंटी ए होगा, यहाँ पर नील होगा, क्योंकि यहाँ पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, और यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी दोनों हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये ए बी वाला, चूंकि यहाँ पे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और पूछा गया ब्लड ग्रुप ओ के लिए, तो ओ में एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों हैं। तो चूंकि यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है, इसलिए इसको किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर। इट हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन्स, गलत। इट हैज़ नो एंटीजन और आरबीसी एंड हैव बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ठीक है। इट कैन ओनली रिसीव ओ ब्लड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ये भी सही है, इसको सिर्फ ओ वाला ब्लड ही दिया जा सकता है। तो बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। 19th का करेक्ट आंसर होगा 4th। पेज नंबर है ये 195। Now we move to next question, question number 20. Neutrophils are the 60 to 65% of WBCs in the blood. तो ये ठीक है, 60 to 65% of total WBC है ये। Basophils are the least abundant, constituting only 0.5 to 3%. तो ये least abundant among WBC है, ये तो ठीक है। Neutrophils, फिर lymphocytes, फिर monocytes, फिर eosinophils, और फिर लास्ट में बेसोफिल्स, ये WBC में। और इसमें से यहाँ पर बेसोफिल्स जो दिए हुए हैं आर द लीस्ट अबेंडेंट, तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का यहाँ पर परसेंटेज है 0.5 to 1%। तो यहाँ पर 0.5 to 3% दिया, गलत हो गया। न्यूट्रोफिल्स स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 20th is 3rd. Now we move to next question, question number 21st. Page number ये 194, 195. WBCs are classified into granulocytes and agranulocytes. तो ये classification किस basis पर है? On the basis of granules. अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ग्रैनुलोसाइट्स, और एब्सेंट हैं तो ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स यहाँ पर, फिर न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो WBC ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, और इसका आधार है ग्रैन्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स हैव ग्रैन्यूल्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स लैक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। तो ये क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 21st इज फर्स्ट। Page number 194. Now question number 22nd. Consider the following statements regarding ABO blood group. ABO grouping is based on the presence or absence of surface antigens A and B on RBCs. तो ABO grouping based on the presence or absence of surface antigens. तो ठीक है, एंटीजेंस जो प्रेजेंट होंगे उसी के बेसिस पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एंटीजेंस दैट दे लैक, ये भी ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा हुआ क्वेश्चन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी परफॉर्म विदाउट मैचिंग द डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स, ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा।
तो ब्लड ग्रुपिंग और मैचिंग यहाँ पर जरूरी है। आरबीसीज जो होंगे वो क्लम्प होने लगेंगे। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज अकर इफ इनकम्पेटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, ये ठीक है। आरबीसीज जो होंगे सारे एक साथ चिपकने लग जाएंगे, एग्लूटिनेशन बोला जाएगा इसको, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और फोर्थ भी सही है। 1, 2 एंड फोर्थ ओनली करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड, 22nd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 194। वाई इज ब्लड ग्रुप ए बी कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होगा वो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव मतलब ए ब्लड एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। आर एच एंटीजन भी इसके सरफेस पर होता है आरबीसी के, ए और बी के साथ में। तो इट हैज़ नो एंटीजन ऑन आरबीसीज, it has both anti-A and anti-B antibodies, it has both A and B antigens on RBCs and no antibodies in plasma। तो यहाँ पर ना ही एंटी बी होगा, ना ही एंटी ए होगा, और ना ही आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट का इसीलिए काम कर सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप आए, ए आएगा तो उसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं है, बी आएगा तो उसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं है, और अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए भी यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं है, या नेगेटिव भी है तो भी, क्योंकि आर एच पॉजिटिव ब्लड है। तो इट हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसीज एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। 23rd का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर एच ब्लड ग्रुप। तो आर एच ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैव द आर एच एंटीजन ऑन देयर आरबीसीज। आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैव द आर एच एंटीजन, तो ये ठीक है। आरबीसी जो होगा इसके सरफेस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा अगर ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है तो। Rh negative individuals do not have the Rh antigen and form antibodies if exposed to the Rh positive blood। ये ठीक है, अगर ये ब्लड किसी Rh नेगेटिव वाले को दे दिया जाए जिसके पास Rh फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे, एंटीबॉडीज। तो ये स्टेटमेंट सही है। RH incompatibility is only a concern during blood transfusion not pregnancy, गलत। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त भी इसको चेक किया जाएगा और प्रेगनेंसी के वक्त भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त अगर है मिसमैच है तो वो एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कॉज कर सकता है, एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। Erythroblastosis fetalis can occur due to maternal bodies attacking fetal RBCs, ये भी ठीक है। मैटरनल बॉडीज़ यहाँ पर जो होती हैं वो IgG कैटेगरी की होंगी, स्मॉलेस्ट होगा, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के सर्कुलेशन में पहुँचेंगी, फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगी, आरबीसीज विल बी डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से होगा हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये यहाँ पर सही है, ये सही है, हैव द आर एच एंटीजन, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 पूछा गया है इसमें करेक्ट, तो 1, 2 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वाई इज थ्रोम्बोकाइनेज कंसिडर्ड ए क्रूशियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म? क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। यहाँ पर एंजाइम कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बिन जो होगा ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आकर के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप होंगे
क्लॉट फॉर्मेशन होगा। तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, इट इनिशिएट्स ए कैस्केड प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इट फॉर्म्स प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी, इट डिजॉल्व्स द क्लॉट। तो गलत है ये, प्लेटलेट भी नहीं बनाता, ये भी गलत है। डायरेक्टली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, गलत। तो ये पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। पेज नंबर है ये 196। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। Consider the following statement about prevention of RH incompatibility. Administration of anti-RH antibodies to the mother after the first delivery. तो फर्स्ट डिलीवरी में अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी है तो फर्स्ट डिलीवरी जब होगी तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है, जिसकी वजह से RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा मैटरनल ब्लड में। मदर जो होगी वो सेंसिटाइज हो जाएगी। तो ये ठीक है। RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। तो ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, ये IgG कैटेगरी का होगा, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, फीटल RBCs को डैमेज करेगा, एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी इग्नोर्ड इफ द मदर इज RH पॉजिटिव। ये भी ठीक है, अगर मदर RH पॉजिटिव है और फीटस RH निगेटिव है तो उस कंडीशन में मदर का सेंसिटाइजेशन नहीं होगा। तो ये ठीक है। प्लेसेंटा नेवर प्रिवेंट्स एक्सपोजर ऑफ फीटल RH पॉजिटिव ब्लड टू द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये यूजुअली प्रिवेंट करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब डिलीवरी हो रही होगी, फीटस को बाहर निकाला जाएगा, तब उस समय थोड़ा बहुत रप्चर होगा, जिसकी वजह से मिक्सिंग हो सकती है। तो 1, 3, 1, 2 एंड 3 ओनली, ये यहाँ पर सही है। 26 is first. Now question number 27. Arrange the following events in the correct sequence of blood clotting after an injury. Correct sequence of events. तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटलेट रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो अंदर वेसल में डैमेज होगी उसकी वजह से कोलेजन वगैरह एक्सपोज होगा, प्लेटलेट्स जो हैं प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करेगा, और थ्रोम्बोकाइनेज फिर फर्दर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फिर ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। तो प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, देन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, देन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, BDAC 27। नाउ पेज नंबर 196 से क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वाई कैल्शियम आयन आर इम्पॉर्टेंट इन ब्लड कोagulation। तो कैल्शियम आयंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे कन्वर्ट फाइब्रिन इनटू फाइब्रिनोजन। तो गलत, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, पहली चीज। तो दे असिस्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जब कन्वर्जन होगा तो इसमें कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम, they assist in the activation, they form the platelet plug at the injury site। गलत है, they inhibit the cascade process, inhibit नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 196। 29, वाई इज टिश्यू फ्लूइड इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो टिश्यू फ्लूइड क्यों इम्पॉर्टेंट है? It carries large proteins and RBCs to the tissues। तो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर ये कैपिलरीज, ये ब्लड इधर से आ रहा है, आर्टरीज आर्टेरियोल्स, ये कैपिलरी, और ये यहाँ पर वेन्यूल्स और ये वेन्स। इसके बाद यहाँ पर ये एपिथेलियम। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ये फिल्टर होगा, यहाँ पर ये टिश्यू फ्लूइड बनाएगा।
यहाँ पर प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से नेट प्रेशर अंदर की तरफ होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है टिश्यू फ्लूइड। इट कैरीज लार्ज प्रोटीन्स एंड आरबीसीज टू द टिश्यूज, गलत हो गया। इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज होगा, तो ये सही है। इट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन, गलत। इट डायरेक्टली फॉर्म्स लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फ नोड्स, तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वेस्ट। 29 is second. Now we move to next question. Question number 30. Which of the following statement about lymph is correct? Lymph contains mostly RBCs and large proteins. गलत है, RBCs यहाँ पर एब्सेंट है, लार्ज प्रोटीन्स भी एब्सेंट, ये टिश्यू फ्लूइड से ही बनेगा। तो lymph is formed from tissue fluid and contains lymphocytes from immune response। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आ रहा था कैपिलरीज से जो फिल्टर हुआ, ये टिश्यू फ्लूइड बना, ये एपिथेलियम, यहाँ पर ये टिश्यू फ्लूइड, इधर से ये एंट्री हो रही, इधर से ये वेनस एंड, ये टिश्यू फ्लूइड, यहाँ से फिल्टर और यहाँ से ये रीएब्जॉर्ब। तो जो रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड रह जाता है यहाँ पर प्रेजेंट होंगी लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो एंड कैपिलरीज होंगी, ये टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेंगे जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होगा, और फाइनली फिर ये मेजर वेन्स में जा कर के इसे रिलीज कर देती हैं, और मेजर वेन से फिर ये पहुंचेगा राइट एट्रियम में। तो लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड से ही बना हुआ है, ठीक है। लिम्फ बाईपासेस द लिम्फेटिक सिस्टम एंड डायरेक्टली एंटर सेल, गलत। लिम्फ डज नॉट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स और फैट्स, ये भी गलत। फैट्स का एब्जॉर्प्शन लैक्टिल्स के थ्रू इंटेस्टाइन में होता है, ये गलत और ये गलत। करेक्ट स्टेटमेंट हुआ यहाँ पर 30 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31st। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो ओपन सर्कुलेटरी जहाँ पर ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह एब्सेंट, ये एब्सेंट। इन ओपन सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। तो ये ठीक है, साइनसेस में ब्लड फ्लो करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो यूजुअली ये मोस्ट ऑफ द मोलस्क में प्रेजेंट है, और ये आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन टाइप का है, तो ये ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में एक ग्रुप है सिफेलोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, लॉलीकोम, सी स्क्विड, डेविल फिश भी बोलते हैं ऑक्टोपस को। तो यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट मोलस्का इन जनरल अगर देखा जाएगा तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। 31st इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32nd। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ परकिंजे फाइबर्स? परकिंजे फाइबर्स का मेन फंक्शन, तो परकिंजे फाइबर्स इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल इन द एट्रिया, distribute action potential throughout the ventricular musculature, form the atrioventricular septum, act as walls between atria and ventricles। तो परकिंजे फाइबर्स यहाँ पर ये ऐसे नोड, यहाँ पर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ पर ये होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और ये फिर आगे आकर के राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और फिर ये वेंट्रिकल्स के मसल्स में जाता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये परकिंजे फाइबर्स। तो परकिंजे फाइबर्स का फंक्शन क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिश हार्ट एंड सर्कुलेशन इज करेक्ट? तो फिश में दो चैम्बर्ड हार्ट है, एक है सिंगल एट्रिया और एक है वेंट्रिकल,
और यहाँ पर सिर्फ वेनस ब्लड होगा। वेनस ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इसे वेनस सर्कुलेशन भी बोला जाएगा। और सिंगल सर्कुलेशन, फिश हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विथ सिंगल सर्कुलेशन। 33rd का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन ओनली एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। ये गलत हो गया, यहाँ पर ओनली लगा दिया गया है। तो एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ तक तो ठीक था, बट ओनली क्योंकि मोलस्का भी ग्रुप है और भी जगह इसके एक्सेप्शंस हैं, ओपन टाइप के भी। तो मोलस्का जो होगा या यहाँ पर सिफेलोपोडा जो ग्रुप है, यहाँ पर क्लोज, जैसे डेविल फिश, लॉलिगो, सी स्क्विड। बाकी इन जनरल अगर मोलस्का में देखा जाएगा, इन जनरल तो ये ओपन टाइप है। तो इन क्लोज सर्कुलेशन द ब्लड फ्लोज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड जो होगा ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा, तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा 34 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Why is circulation in amphibians and most reptiles called incomplete double circulation? Amphibians और most of the reptiles में, तो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है most of the reptiles में, except crocodile, क्रोकोडिलिया जो ग्रुप है पूरा, क्रोकोडाइल इसमें आएगा, एलिगेटर, घड़ियाल, कैवियलिस, ये सब। तो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट जिसकी वजह से वेंट्रिकल सिंगल है और यहाँ पर वेंट्रिकल में मिक्सिंग होगी। राइट साइड से आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड से आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, और इनकी मिक्सिंग होगी, तो इस वजह से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ब्लड मिक्स इन द सिंगल वेंट्रिकल। 35 का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Which vertebrates have a 4-chambered heart allowing complete separation of oxygenated and deoxygenated blood? तो 4-chambered heart ये किस में है? ये है बर्ड्स और मैमल्स में, जहाँ पर ये कंप्लीट सेपरेशन होता है, डबल सर्कुलेशन है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 36 का करेक्ट आंसर है थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इन ह्यूमंस डबल सर्कुलेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो ह्यूमंस में ये यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाएगा लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग, और यहाँ से फिर ये ऑक्सीनेट होकर के आता है लेफ्ट एट्रियम, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है एओर्टा, और एओर्टा जो है ये एओर्टिक आर्च, और इसके बाद फिर ये बॉडी टिश्यूज में पहुंचाएगा डिफरेंट आर्टीरियल ब्रांचेस के थ्रू, और फिर ये वेन्स के थ्रू होता हुआ आता है राइट एट्रिया में, तो ये कहलाता है सिस्टेमिक हार्ट। तो इट अलाउज सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक पाथवे इंश्योरिंग एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 37। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट? तो ह्यूमन हार्ट कहाँ पर है? थोरेसिक कैविटी में है, इन बिटवीन द लंग्स है, फिस्ट के साइज का होता है और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। 38 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
विच सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स? तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ वाले सेप्टम की बात हो रही है ये, तो इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये थिक मस्कुलर होगा। ये होता है इंटर एट्रियल सेप्टम और ये थिन मस्कुलर है। और यहाँ पर होगा फ्लैप, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व का फ्लैप। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थिक कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। What type of valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle? तो valve कौन सा है? opening between the left atrium and left ventricle। तो अभी हम लोगों ने valve डिस्कस किए, यहाँ पर है ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड, दो कस्प होंगे, इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। वॉल्व का काम क्या होता है? तो ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेगा। और यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग? ये बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। करेक्ट आंसर है फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वॉल्व्स इन द हार्ट? तो मेन फंक्शन वॉल्व्स का क्या होगा? टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू अलाउ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, to ensure one-way flow of blood from atria to ventricles and ventricles to arteries, to pump blood from the heart to lungs। तो वॉल्व्स का काम होता है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। इधर आएगा तो वॉल्व्स ओपन रहेगा, लेकिन अगर बैकवर्ड फ्लो होगा तो ये कस्प में भर जाएगा और ये कस्प इसको क्लोज कर देंगे, तो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन फॉरवर्ड फ्लो होगा तो इसको अलाउ करेगा। तो ensure one-way flow of blood from atria to ventricles and ventricles to arteries। 41 का करेक्ट आंसर है थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। विच पार्ट ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज द प्राइमरी पेसमेकर? तो प्राइमरी पेसमेकर जो मैक्सिमम इम्पल्स जनरेशन करेगा, और ये है एसए नोड। एसए नोड कहाँ पर है? तो ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर। तो इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, परकिंजे यहाँ पर ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। 42 इज 4 और इसका इम्पल्स जनरेशन की स्पीड है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। पेज नंबर 199। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। Which property allows the nodal tissue to generate action potentials without external stimuli? तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे बोला जाता है मायोजेनिक। मायोजेनिक है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? ऑटो एक्साइटेबल, खुद की इम्पल्स जनरेशन है। न्यूरोजेनिक में यहाँ पर नर्वस स्टिमुलेशन चाहिए इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर नर्व स्टिमुलेशन होगा, बट ये सिर्फ इसको मॉड चेंज करने के लिए, तो ऑटो एक्साइटेशन। 43 इज फोर्थ। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 44। हाउ मेनी एक्शन पोटेंशियल पर मिनट डज द एसए नोड नॉर्मली जनरेट इन ए हेल्दी हार्ट? तो नॉर्मली ये जनरेट करता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। 44 का करेक्ट आंसर है थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द एसए नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर। एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल initiating and maintaining rhythmic contraction।
तो ये इम्पल्स जनरेशन सबसे ज़्यादा स्पीड पर करता है, मैक्सिमम इम्पल्स जनरेशन होता है पर मिनट, और ये इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 45 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पेज नंबर ये 199। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Sangam sir. Thank you so much. Keep doing your hard work. Question number 46. Assertion: Purkinje fibers are responsible for initiating the heartbeat. Reason: Purkinje fiber distribute action potential throughout the ventricular musculature. अब बेटा जरा ध्यान से देखें कि हार्ट बीट को इनिशिएट करना जिम्मेदारी है बेटा पेस मेकर की, पेस मेकर की, और पेस मेकर को हम लोग ऐसे नोड कहते हैं, और ऐसे नोड में पुरकिंजे फाइबर नहीं पाया जाता, सो एसर्शन इज फॉल्स। बट बेटा पुरकिंजे फाइबर इज ए पार्ट ऑफ एवी नोड, और जो एवी बंडल बनाते हैं वो बंडल फाइबर से बनेगा। दोनों साइड के फाइबर अपने अपने वेंट्रिकल को कांटेक्ट कराकर जिस पेस को एवी ऐसे नोड जनरेट करता है उसे सेट करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए भेजते हैं। तो पुरकिंजे फाइबर डिस्ट्रीब्यूट एक्शन पोटेंशियल throughout the ventricular systole, it is true. So assertion is true, false, but reason is true, or assertion is false, so reason is true. So correct option is option fourth. देखें तो देखो भैया, ऐसे नोड को आपने पेस मेकर कहा है, इसे आपने पेस मेकर कहा है, और एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता। इसी से निकलते हैं बंडल ऑफ एस पुरकिंजे फाइबर जो अपने अपने साइड की ओर जाते हैं। पेज नंबर 199। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। डायग्राम को देखें, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो बेटा ये वाला पोर्शन अपना हो गया हार्ट और ये हो गया लंग्स। बेटा हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर जाता है, ले जाने की जिम्मेदारी पल्मोनरी आर्टरी की होती है। और बेटा प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स से हार्ट में आता है, जिम्मेदारी पल्मोनरी वेन की होती है। अब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है, ले जाने की जिम्मेदारी सिस्टमिक आर्टरी की होती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाया जाता है, लाने की जिम्मेदारी वेना कावा की है, वेना केवा की होती है। और इसी को हम लोग ग्रेट वेन भी कहते हैं, ग्रेट वेन भी कहते हैं। आइए अब जरा मैचिंग के साथ चलें। ए इज पल्मोनरी वेन, सो ए इज नॉट ए पल्मोनरी वेन, इट इज पल्मोनरी आर्टरी। B is a pulmonary artery, B is a pulmonary vein, not pulmonary artery, but C is a pulmonary artery, C pulmonary artery नहीं, it is a systemic aorta, but D is a vena cava, yes, D is a vena cava, and it is also called as a great vein. So question number 47, correct option is option fourth. देखें ये लिखा हुआ है बेटा ग्रेट वेन, ये है डार्सल एरोटा, और ये पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी आर्टरी। पेज नंबर 2002। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48, इफ द हार्ट बीट 75 टाइम पर मिनट, हाउ लॉन्ग डज द वन कार्डियक साइकिल वन हार्ट बीट। तो बेटा हार्ट बीट को कैलकुलेट करने के लिए, हार्ट बीट को कैलकुलेट करने के लिए, हार्ट बीट को कैलकुलेट करने के लिए मिनट वर्सेस हार्ट बीट टाइम को निकाल देते हैं, हार्ट बीट टाइम को निकाल देते हैं। ठीक, वन कार्डियक साइकिल में हार्ट बीट को हमें निकालना है, तो हमें टोटल मिनट निकाले हैं और अपान हार्ट बीट कर दें तो अपने पास टोटल मिनट हो गए इन अ सेकेंड, तो यहाँ 60 सेकेंड हो गया। और बेटा हार्ट बीट कितनी दी गई है, 75 टाइम की दी गई है, तो अपने पास आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो पर्टिकुलर केस में बेटा जो पर हार्ट बीट हमें देखने को मिलेगी बेटा वो 0.8 सेकेंड की देखने को मिलेगी। तो 48 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। देखें तो बेटा हार्ट कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट बीट का ड्यूरेशन बेटा 0.8 सेकेंड होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49, क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑन द कार्डियक साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस की बात करेंगे
तो सबसे पहले बेटा ऐसे नोड एक्टिवेट होगा, ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, कराएगा यूरिकुलर सिस्टॉल, मैसेज जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स के पास, पुरकिंजे फाइबर्स कराएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। अब इस सीक्वेंस को अगर आप याद करें तो देखो भैया, जब एट्रियल सिस्टॉल होता है तो हमें याद रखना होगा बाइकैस्पिड वाल, ट्राइकैस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है तो बाइकैस्पिड वाल और ट्राइकैस्पिड वाल क्लोज हो जाते हैं, सेमी ल्यूनर वाल ओपन हो जाते हैं। अब बेटा इस सीक्वेंस को याद करेंगे और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले ऐसे नोड को आना होगा, ऐसे नोड एट्रियल सिस्टॉल कराएगा, और एट्रियल जब सिस्टॉल होगा, एट्रियल जब सिस्टॉल होगा तो मैसेज एवी नोड के पास जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल देखने को मिलेगा, एवी नोड एवी वाल सब क्लोज हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर ओपन हो जाएंगे, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में जाएगा। तो इस तरह से अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सारी चीजें अभी हम लोगों ने बेटा सीक्वेंस में डिस्कस कर ली। पेज नंबर 199 और 200 पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा? जब बेटा दोनों यूरिकल वेंट्रिकल, जब यूरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं तो इसे ज्वाइंट डायस्टॉल कहेंगे, ज्वाइंट डायस्टॉल कहते हैं। और ज्वाइंट डायस्टॉल के बाद बेटा जो इवेंट देखने को मिलता है इसे एट्रियल सिस्टॉल कहेंगे। मर्जी होगी बेटा ऐसे नोड की। एट्रियल सिस्टॉल के बाद, जब एट्रियल सिस्टॉल होता है और एट्रियल सिस्टॉल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टॉल देखने को मिलेगा, एट्रियल सिस्टॉल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टॉल देखने को मिलेगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल जब होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल जब होता है तो फिर हमें क्लोजर ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और उसके बाद क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल, इस सीक्वेंस को हम लोगों को याद रखना होगा। और ये इवेंट पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलते हैं, और जब पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलते हैं तो हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले कंडीशन ज्वाइंट डायस्टॉल की होगी और उसके बाद सेमी ल्यूनर वाल्व की होगी। तो इस केस के साथ हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 50 ऑप्शन फर्स्ट। चलो, लिखा हुआ है ऐसे नोड जैक्सन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, एट्रियल अंडरगोस, एट्रियल सिस्टॉल में होंगे, 70% अपने आप चला जाएगा, 30% के लिए एक्शन पोटेंशियल यूरिकुलर सिस्टॉल होगा, मैसेज जाएगा वेंट्रिकल साइड पर थ्रू एवी नोड बंडल ऑफ हिस्से होता हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कराएगा, और उसके बाद डायस्टॉल रिलैक्सेशन होगा, सेमी ल्यूनर वाल क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकैस्पिड वाल बाइकैस्पिड वाल क्लोज हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर वाल ओपन हो जाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 51 देखें, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। बेटा जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है तो दो काम देखने को मिलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है बेटा एवी नोड की मर्जी से, अगर है तो भैया जब होगा तो बेटा बाइकैस्पिड वाल और ट्राइकैस्पिड वाल तो हो जाते हैं क्लोज्ड, और बेटा जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं ये हो जाते हैं ओपन। जब बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड होते हैं, बंद होते हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल क्लोज हो जाएंगे और सेमी ल्यूनर वाल ओपन हो जाएगा। तो 51 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच इवेंट कॉज द इंक्रीज ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। बेटा ये रही यूरिकल और ये रहा वेंट्रिकल। बेटा जब यूरिकुलर सिस्टॉल होता है तो 70% ब्लड बीसीवी और टीसीवी के ओपन होने के कारण पहले ही चला जाता है। अब बच जाता है बेटा 30%। यूरिकुलर सिस्टॉल केवल 30% ब्लड को
यूरिकल से वेंट्रिकल की ओर भेजता है। सो इंक्रीज 30% बाय यूरिकुलर सिस्ट्रॉल। सो 52 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। लिखा हुआ है दिस इंक्रीज ब्लड वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। 70% तो ऐसे ही चला जाएगा और बेटा 70% के लिए प्रयास होगा। इफ द क्वेश्चन नंबर 53, इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल इज 70 ml, हार्ट रेट इज 72 बीट पर मिनट, कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। तो बेटा कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम को याद करते हैं। हार्ट बीट दी गई है 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 70। कार्डियक आउटपुट हो गया 5040 ml पर मिनट। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन 53 इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, चलें तो देख लिखा हुआ है कि एवरेज 5 लीटर के आसपास बेटा कार्डियक आउटपुट हमें देखने को मिलता है। फार्मूला याद रखेंगे, हार्ट बीट कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए याद रखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। नेक्स्ट देखें 54, एथलीट हैज ए स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है एथलीट का बेटा 100 ml एंड हार्ट रेट आर बीट पर 60 बीट पर मिनट। और बेटा जो हार्ट बीट दी गई है वो 60 दी गई है। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ द एथलीट। अब बेटा एथलीट का कार्डियक आउटपुट क्या होगा, अभी हम लोगों ने समझा था कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट बीट। तो 100 मल्टीप्लाई बाय द 60, तो कार्डियक आउटपुट इज 6000 ml। So correct option is 54 is option second। वही फार्मूला लगेगा, केवल डेटा बदल गया है इसलिए आंसर बदल जाएगा। Thus cardiac output, the cardiac output is calculated by multiplying the stroke volume and heart rate। अभी हम लोगों ने बात करी थी कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए आपने हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई किया था तो बेटा यही कार्डियक आउटपुट निकालने का फार्मूला है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इज ब्लड पंप ओनली 1 वेंट्रिकल टुगेदर ड्यूरिंग 1 मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में निकलने वाला ईच वेंट्रिकल से ब्लड नहीं है, बल्कि केवल पर हार्ट बीट एक बीट में जितना ब्लड वॉल्यूम निकलता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 1 मिनट में निकलने वाला नहीं, उसे कार्डियक आउटपुट कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 55 इज ऑप्शन थर्ड। तो आपने लिखा है अप्रोक्सीमेट 70% ईच वेंट्रिकल पंप करे ब्लड ईच कार्डियक साइकिल, एक साइकिल के दौरान, मतलब एक हार्ट बीट में जो निकलेगा उसे कहेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 56, और 56 की बात करी जाए, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब अकर्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकैस्पिड। यस, पहली साउंड सेमी ल्यूनर वाल के क्लोज होने से नहीं, बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल के क्लोज होने पर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड हार्ट साउंड इज डब, इट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर। बस यही बात गलत हो गई बेटा, साउंड हमेशा क्लोजिंग के कारण होती है, तो क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल के कारण। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो सेकंड हार्ट साउंड डब एसोसिएट विथ क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल, नॉट ओपनिंग। नेक्स्ट देखें 57, द एथलीट जनरली हैज हायर कार्डियक आउटपुट देन द ऑर्डरली पर्सन। यस,
बेटा एथलीट का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा होता है। कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग आइदर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। अभी आपने कार्डियक आउटपुट निकालने का फार्मूला देखा था, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट बीट। अब बेटा अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो दोनों बातें सही हो गई, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 57 इज ऑप्शन फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा देखें। ठीक, तो लिखा है द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अगर दोनों में चेंजेस लाएंगे तो बेटा और कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। जो कार्डियक आउटपुट है वो एथलीट का नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगा। पेज नंबर 200। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 58 और जरा देखें करेक्ट मैचिंग को आप सेलेक्ट करें। तो पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। बेटा जो पी वेव होती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है। मतलब बेटा जो पी वेव होती है वो एसए नोड की एक्टिविटी को बताती है और एसए नोड एट्रियल डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। क्यूआरएस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता। टी वेव इंड ऑफ सिस्टोल बताती है वेंट्रिकल के, इंड ऑफ सिस्टोल बताती है वेंट्रिकल की। तो अपने पास केस हो गया A2 B3 एंड C1 और इस तरह से बेटा 58 का अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखें तो भैया पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को कराती है, क्यूआरएस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को कराती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 59। The P wave in the ECG represent atrial depolarization which cause the atrial contact. Yes, अभी हम लोगों ने बात करी जो पी वेव होती है बेटा वो ऐसे नोड की एक्टिविटी को बताती है। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं और बेटा जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। QRS complex represent ventricular depolarization which initiate ventricular contraction. Yes, बेटा जब AV नोड एक्टिविटी करता है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखाई पड़ता है और AV नोड की एक्टिविटी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो 59 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। फिर वही बातें अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, कोई नई बात यहां नहीं आई। देखें क्वेश्चन नंबर 60 को और 60 में देखें पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पी वेव का रोल वेंट्रिकुलर के केस में है ही नहीं। पी वेव का काम तो ऐसे नोड की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे नोड यूरिकुलर सिस्टॉल को प्रमोट करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ओवर द टाइम हेल्प डिटरमाइन द हार्ट। बिल्कुल सही बेटा, क्यूआरएस की पीक को काउंट करके आप हार्ट रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, अभी फिर हम लोग देख चुके हैं पी वेव को, क्यूआरएस को काउंट करेंगे और बेटा वो वेंट्रिकुलर को काउंट करके बेटा हम लोग हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसका ईसीजी में क्या रोल होता है? तो हम लोगों ने देखा है कि अगर क्यूआरएस की काउंट को पीक को काउंट करेंगे तो हार्ट बीट जान जाते हैं। अगर इसके शेप में डेविएशन आता है तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये बात हो गई गलत। इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मार्क बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बस बेटा यही बात सही हो गई। जो क्यूआरएस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये क्यूआरएस रिप्रेजेंट करती है मार्क ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो
in it represent ventricular repolarization, mark end of systole, end systole बेटा T wave represent करती है. This graphical representation affect and has no physiology. No बेटा इसका physiological significance होता है. ECG को देखकर ही हम लोग हार्ट की फंक्शनिंग को डिटरमाइन करते हैं. So 61 correct option is option second. नेक्स्ट देखें, वाई इज द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट द कंपेयर इंडिविजुअल ईसीजी शेप स्टैंडर्ड पैटर्न. अगर हम लोग ईसीजी के शेप और स्टैंडर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो ईसीजी हमें क्या बताती है. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉर्मल ईसीजी हार्ट की बेटर फंक्शनिंग को बताती है. बिकॉज द डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड ईसीजी शेप इंडिकेट एबनॉर्मलिटी डिसीज ऑफ हार्ट. यस, अगर प्रॉपर शेप चेंज हो जाता है तो ये हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर को बताती है. बिकॉज द ईसीजी मेजर ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली, भैया ईसीजी का रोल ब्लड प्रेशर में नहीं है. क्यूआरएस ऑक्सीजन कंटेंट के केस से नहीं जुड़ा है. पी वेव हार्ट रेट को डिटरमाइन नहीं कराती, क्यूआरएस कराती है. हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या एबनॉर्मल कर रहा है, इसका पता लगाना ईसीजी की जिम्मेदारी है. ठीक, जो स्टैंडर्ड ईसीजी है उसकी सारी कहानी दे दी गई है. नॉर्मल एक्टिविटी एबनॉर्मल एक्टिविटी पता लगाते हैं. चलो भाई नेक्स्ट देखें 63. और इस 63 के केस में देखा गया ट्यूनिका इंटीमा इनर लाइनिंग कहलाती है. मीडिया स्मूथ मसल से बनी होती है. मीडिया स्मूथ मसल से बनी होती है, इलास्टिक फाइबर रखती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है. ट्यूनिका मीडिया थिन और थिक होकर डिसाइड करती है कि इट इज ए वॉल ऑफ वेन और वॉल ऑफ आर्टरी. तो A3B1 एंड C2 और A3B1 C2 के लिए अपने पास ऑप्शन हो जाएगा 4. तो 63 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. देखें तो लिखा हुआ है कि जो ब्लड वेसल आर्टरी और वेन है इनकी आउटर इनर लेयर को ट्यूनिका इंटीमा कहेंगे और ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है. मिडिल स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर से, इसे ट्यूनिका मीडिया कहेंगे. और एक्सटर्नल फाइबरस कनेक्टिव कार्ड होते हैं, इन्हें ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे. ट्यूनिका मीडिया थिन होती है वेन में और थिक होती है आर्टरी में. देखें क्वेश्चन नंबर 64 में अभी हम लोग बात करें व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल से रिलेशन में कौन सी बातें सही हैं. The tunica intima is inner lining of squamous epithelium both artery and vein. Yes, tunica intima inner lining बनाती है. Tunica media is composed of smooth muscle. Yes, artery and vein, thin in vein and thick in artery. The tunica externa consists of fibrous connective tissue. Yes, ये ट्यूनिका इंटरना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहती है. वेन है थिकर ट्यूनिका मीडिया, बस यही गलत हो गया बेटा. वेन में थिन होती है ट्यूनिका मीडिया और आर्टरी में थिक होती है. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट. फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑप्शन फर्स्ट. सारी बातें बेटा अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एक्सटर्ना की. पेज नंबर 201. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 65. और इस 65 के केस में देखें ट्यूनिका मीडिया इज थिनर इन वेन देन आर्टरी. यस बेटा, ट्यूनिका मीडिया वेन में थिन होती है और आर्टरी में थिक होती है. यह स्टेटमेंट हो गया बेटा ट्रू. वेन एक्सपीरियंस लोअर प्रेशर देन आर्टरी एंड डू नॉट नीड थिक मस्कुलर लेयर. बेटा वेन में प्रेशर कम होता है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है. अगर आपने ध्यान से हार्ट की वाल की मैकेनिज्म पढ़ी थी तो बेटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार होती है वो थिकेस्ट होती है क्योंकि उसे मैक्सिमम प्रेशर को जनरेट करना होता है. हेड से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजना है तो आर्टरी में प्रेशर को ज्यादा रखना होता है. तो एसर्शन भी ट्रू हो गया और बेटा रीजन भी ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो गया. सो 65 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. तो 65 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. चलें तो ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी गोज टू द लंग्स. बेटा ब्लड जो है वो हार्ट से निकलकर
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है। दिस इज ट्रू। पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा हार्ट लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम लंग्स टू एट्रियम। सो सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एरोटा टू बॉडी टिश्यू। बेटा वो सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट में जाता है, ले जाने वाली आर्टरी सिस्टमिक आर्टरी, लाने वाली सिस्टमिक वेन, इसे आप सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, सो इट इज ए ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू बट सेकेंड आर फॉल्स। तो फर्दर 66 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट, अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन में बॉडी पार्ट की ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा से पास होके जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 67। 67, which statement is correct? Hepatic portal system carry blood from intestine to liver. Yes, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है, इसलिए इसका नाम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पड़ा। कोरोनरी वेसल सप्लाई ब्लड एक्सक्लूसिवली टू हार्ट मसल्स। हार्ट से ब्लड को निकालकर हार्ट की वाल तक भेजना कोरोनरी सर्कुलेशन। जाने वाली वेसल आर्टरी, लाने वाली वेन कहलाती है। सो इट इज ट्रू। सिस्टमिक सर्कुलेशन कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड वेन। अब बेटा वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले नहीं जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। यस, पल्मोनरी आर्टरी और वेन एक्सेप्शन है। सारी आर्टरियां तो बेटा प्योर ब्लड ले जाती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो 67 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी हम लोगों ने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात करी थी, दोनों एक्सेप्शन है सर्कुलेशन के मोड का। 68 करेक्ट ऑप्शन इज 68 की बात करें, द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू मेकिंग हार्ट मायोजेनिक। यस बेटा, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। स्पेशल नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, जिन्हें आप ऐसे नोड एवी नोड के तौर पर जानते हैं, इसलिए ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। यस, कैल्शियम का ब्लड क्लॉटिंग में अपना बड़ा रोल होता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। लिखा हुआ नॉर्मल एक्टिविटी इंटेंसिवली ऑटो रेगुलेटेड है स्पेशल नोडल टिश्यू से, इसीलिए हार्ट को मॉडल मायोजेनिक हार्ट कहेंगे। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन लीड टू, अगर लंबे समय तक बेटा बीपी बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन बना रहेगा, तो इनमें से कौन सी समस्या मैदान में आ जाएगी? अगर लंबे समय तक बीपी बढ़ा रहता है तो बेटा हार्ट डिसीज देखने को मिलेगी, वाइटल ऑर्गन, ब्रेन ऑर्गन, किडनी भी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो 69 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहेगा तो वाइटल ऑर्गन इफेक्टेड हो जाएंगे। पेज नंबर 202। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70, और इस 70 में देखें स्टेटमेंट इन ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं होता बेटा, मायोजेनिक होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द हार्ट बीट स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन देयरबाय इंक्रीजिंग कार्डियो। यस बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विसरल एक्टिविटीज, हार्ट की एक्टिविटीज, किडनी की एक्टिविटीज, रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक गिराने का काम करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन 70 इज ऑप्शन फोर्थ।
ऑप्शन फोर्थ। यस, तो पैरासिम्पथेटिक सिग्नल अनदर कंपोनेंट डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, एंड जो सिंपैथेटिक है विच आर इंक्रीज हार्ट बीट रेट, पेज नंबर 202। नेक्स्ट देखें 71 और 71, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैड को बेटर डिफाइन करता है? कैड है कोरोनरी आर्टरी डिसीज जब सर्टेन कंपोनेंट कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों का कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो जाए, जिससे जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाए, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट वाल को न पहुंच पाए, ऐसी कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। तो भैया नैरोइंग द आर्टरी ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज है बेटा, इट इज रिफर्ड एज ए एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट कर जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज, जिससे आर्टरी का ल्यूमन बेटा नैरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट। अब बेटा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम सिस्टम को पस्त कराना है, एक्टिविटी को डिक्रीज कराना है, इट इज ट्रू। पैरासिम्पथेटिक इज ए मीडिएटेड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ही दो पार्ट आपने पढ़े, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जब बेटा मुसीबत में होता है तब सिंपैथी की जरूरत पड़ती है, सिस्टम जब गिरा है तो इसे उठाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैदान में आता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो फर्दर 72 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, यस, तो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम थे बेटा ये डिक्रीज करते थे एक्टिविटीज को। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग द इंडिकेट हाइपरटेंशन। बेटा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 से 80 होता है। अगर बेटा इससे रेंज बढ़ जाए, 120 से बढ़ जाए, 140 हो जाए और 90 हो जाए, इसके ऊपर की कहानी को आप हाइपरटेंशन कहेंगे। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, दोनों को घटा दे तो 40 आ जाता है बेटा, इसे पल्स कहते हैं, इसे पल्स कहेंगे। तो देखो भैया इसके ऊपर वाला रेशियो केवल एक ही है, सो 73 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। यस, तो 140 से 90 के ऊपर अगर चला जाए तो इट इज केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देखें और फिर एक फर्दर मैचिंग है, उसे जरा आप जस्टिफाई करें, करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करें। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कैड डिपोजिशन के कारण होता है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हार्ट मसल में पहुंचती, जिसके कारण दर्द का एहसास होता है। हार्ट फेल्योर है कि जब बेटा हार्ट काम करने से मना कर दे ड्यू टू ठीक ब्लड सप्लाई। कार्डियक अरेस्ट होता है सडन, हार्ट की बीट को सडन स्टॉप हो जाना बेटा कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। तो पैरेलल मैचिंग है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां मिलेगा? मिल गया ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आपने कैड को भी देख लिया, एंजाइना को देख लिया, हार्ट फेल्योर देख लिया, हार्ट फेल्योर में आपने हार्ट अटैक देख लिया है, कार्डियक अरेस्ट देख लिया, पेज नंबर 203। नेक्स्ट देखें, एंजाइना अकर्स मेनली बिकॉज। बेटा इनमें से कब एंजाइना हमें देखने को मिलता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि जब बेटा जो ब्लड होता है हार्ट मसल पर इनसफिशिएंट पहुंचे, जिससे एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो 75 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू हार्ट मसल्स, अब ऑक्सीजन ढोकर ले जाएगा ब्लड, इसलिए सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ये भी दिक्कत होकर देखने को मिलेगी। चले नेक्स्ट देखें 76, हार्ट फेल्योर अकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट बॉडी नीड। यस, हार्ट फेल्योर मतलब जब काम करने से हार्ट मना कर दे। हार्ट फेल्योर इज ए सेम एज कार्डियक अरेस्ट, बस यही बात गलत हो गई बेटा, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट के जैसा नहीं होता, दोनों में बेटा डिफरेंस होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो 76 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
हार्ट फेल्योर इज नॉट ए सेम ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पेज नंबर 203। फर्दर मैचिंग 77 कॉलम मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। चले बेटा, ईस्नोफिल्स जो होती हैं रेजिस्टेंट इन्फेक्शन कराती हैं, आरबीसी गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे, प्लेटलेट्स बेटा कोगुलेशन के काम में आती हैं, और काम में आती है एबी को आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे। और इस तरह से A3 B5 और अपने पास कोई अदर मैचिंग नहीं है, सो 77 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द मेन एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। बेटा 4 चैम्बर हार्ट का पाया जाना इनमें से कौन सा एवोल्यूशनरी एडवांटेज को शो करता है, कौन से एवोल्यूशनरी एडवांटेज को शो करता है। अब बेटा अगर 4 चैम्बर हार्ट होगा तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड अलग डीऑक्सीजनेटेड अलग, नो मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी, सो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और 4 चैम्बर हार्ट मिलता है एलिगेटर, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल में, सारी बर्ड्स में और सारे मैमल्स में। तो 78 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब सो फार इन लिविंग वर्ल्ड, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज मिली, इसे आपने बायोडाइवर्सिटी कहा। तो 79 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 1.7 टू 1.8 मिलियन। नेक्स्ट देखें, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ यस, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड, एनिमल प्लांट क्लासिफिकेशन दोनों डन बाय एरिस्टोटल। बट बेटा पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का नॉन साइंटिफिक हुआ फूड शेल्टर क्लॉथिंग, मतलब रोटी कपड़ा और मकान की बेसिस पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, he classified plant into tree, shrub and herb using simple morphological character, and animal classified on presence and absence of RBC, yes, तो both statement are correct, so both statement are correct, so correct option is option first। अब बेटा वो शख्स जिसने प्लांट क्लासिफिकेशन भी किया, एनिमल क्लासिफिकेशन किया, उसे आप फादर ऑफ जूलॉजी भी कहेंगे और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। यस, तो जो एरिस्टोटल थे इन्होंने मोर साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट देखें 81, अकॉर्डिंग टू विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। विटेकर के किंगडम प्लांटी में इनमें से कौन नहीं आएगा, एल्गी है, ब्रायो है, एनजीओ है, लेकिन बेटा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, और बेटा इन्हें मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। तो 81 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो इन्हें मोनेरा में रखा गया है। नेक्स्ट देखें, एनिमल विच सेल अरेंज लूज सेल एग्रीगेशन विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा इनमें से कौन टिश्यू ग्रेड, कौन सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो हमें मालूम है कि बेटा पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, सीलेंटेटा टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो 82 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। चले, तो ये लिखा हुआ है बेटा सेलुलर लेवल, और ये सेलुलर लेवल स्पंजेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखें, मोनोकाटिलिनर प्लांट लाइक व्हीट प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाई, तो बेटा मोनोकाट में पाई जाती है फाइब्रस रूट और डाइकाट में पाई जाती है टैप रूट। और फाइब्रस रूट वो रूट होती है जो लोअर नोड से प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव हो जाती है, रिप्लेस बाई लार्ज नंबर ऑफ लेटरल रूट्स, दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। सो 83 करेक्ट ऑप्शन। और बेटा अदर देन रेडिकल से निकले उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, और बेटा रिस्पायरेटरी रूट को न्यूमेटोफोर कहेंगे। तो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 84, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इनमें से कौन मिलकर बनाता है। तो ग्राउंड टिश्यू आर मेड अप ऑफ पेरिनकाइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरिनकाइमा।
तो अब बाहर की एपिडर्मल टिश्यू, अंदर का वास्कुलर टिश्यू के बीच में जो कुछ भरा है बेटा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। तो 54 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो आपने ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू पेरिनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरिनकाइमा कहलाते हैं। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज ग्रुप सिमिलर सेल अलॉन्ग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। यस, ग्रुप ऑफ सेल हो, इंटरसेलुलर स्पेस हो, फ्लूइड भरा हो, ऐसे ग्रुप को आप टिश्यू कहेंगे, कॉमन ऑरिजिन कॉमन फंक्शन के साथ। ये प्रॉपर टिश्यू की डेफिनेशन है। और इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 86 और 80। यस, ये टिश्यू की डेफिनेशन है, अभी हम लोगों ने देख लिया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस मिले, पेज नंबर 79। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेल थ्योरी हाईलाइटेड द यूनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिस्पाइट द डाइवर्सिटी। जो सेल थ्योरी होती है वो बेटा लाइफ फॉर्म की यूनिटी को डिफाइन करती है, नो डाउट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल फॉर लिविंग फिनोमिना इज डिमॉन्स्ट्रेटेड। यस, जो इंस्ट्रक्शन है बेटा वही लिविंग फिनोमिना को प्रोड्यूस करता है। सारे लिविंग बींग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व यूजिंग सेल फ्री सिस्टम अप्लाइंग कंसेप्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का काम ही यही है, सेल फ्री सिस्टम में फिजिको केमिकल रिएक्शन की स्टडी कराना। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन 86 इज ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट होगा? तो ऑयल हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट द फैट। नो, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फैट। लेस्टिन इज एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। यस, लेस्टिन फास्फोलिपिड का एग्जांपल है, जिसे कंजुगेटेड लिपिड भी कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आएगी। पामेटिक एसिड में 20 क्रोमोसोम 20 कार्बन नहीं पाए जाते। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट हटा देते हैं तो बेटा न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो 83 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। तो पामेटिक एसिड में मिला 16 कार्बन मिलते हैं और 20 कार्बन अरेक्नोइक एसिड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जीवन फेस। बड़ा जीवन फेस के बारे में बात करें और कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है, इसे आप सिलेक्ट करें। चलो, इट इज ए इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। यस, ये माइटोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन मतलब एस फेज के बीच की स्टेज है, ट्रू। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो इन साइज। यस, जीवन का नाम ही ग्रोथ फेज है, मेटाबॉलिक एक्टिव है और बेटा साइज इंक्रीज करेगी। डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। बस यही बात गलत हो गई, डीएनए का रिप्लिकेशन बेटा एस फेज में होता है, जीवन फेज में नहीं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट बट थर्ड आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो एस फेस में बेटा डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डार्क रिएक्शन कार्बन रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज। बेटा डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? अब बेटा हमें मालूम होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो मिसनोमर है, हमेशा डार्क की लाइट की एब्सेंस में नहीं होगा। तो डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, नॉट डिपेंड्स अपॉन लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन 89 इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड, तो डार्क रिएक्शन जो होता है बेटा वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन पर नहीं। और क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज डिफाइंड एज। बेटा डेवलपमेंट होता है सम टोटल ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों के सम टोटल को ही आप डेवलपमेंट कहेंगे। इट इज नॉट ए केस ऑफ मैचुरेशन, इट इज नॉट ए केस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट ए केस ऑफ जर्मिनेशन। ये लार्ज हिस्सा है, पूरे बीच के ड्यूरेशन को ही आप डेवलपमेंट कह देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। सेकंड। तो बेटा ये था बीटीएस का डिस्कशन।